राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सनराइज एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा चैनल है सनराइजर्स ऑफ गेट एंड ईएसई। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये चैनल टेलीग्राम पे है। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर में हर वीडियो के बाद में एक शीट को अपलोड किया जाता है। उस शीट में क्वेश्चंस होते हैं हर एक वीडियो से रिलेटेड। तो अगर आप उस शीट को लगा लेंगे तो वो पर्टिकुलर वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देर ना करते हुए हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो दोस्त, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे एक रैंडम वेरिएबल की मदद से। तो ये रैंडम वेरिएबल दो प्रकार के होते थे, एक होता था डिस्क्रीट, दूसरा होता था कंटिन्यूअस। ठीक है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की वजह से जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से दो प्रकार के हो गए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से दो प्रकार के हो गए। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे थे किसकी मदद से, रैंडम वेरिएबल की मदद से। और रैंडम वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी दो प्रकार से कह सकते हैं कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से की मदद से जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट है वो हो जाएगी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की मदद से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट है उसको हम लोग कह देंगे कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी हमको पता है डिस्क्रीट में कौन सा प्रोबेबिलिटी का फंक्शन आता है और कंटिन्यूअस में कौन सा प्रोबेबिलिटी का फंक्शन आता है। ठीक है, डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी का फंक्शन आता है पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और कंटिन्यूअस में जो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मतलब पीडीएफ। तो दोस्त, अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो पीएमएफ है और पीडीएफ है, इन दोनों को लिखने का अलग अलग तरीका होता है। तो वही तरीका जो है जो होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को लिखने के कुछ तरीके होते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ को जो है क्या बोलते हैं, किसी एक तरीके के एक मतलब तरीके होते हैं, लिखने के तरीके होते हैं। तो इन्हीं तरीकों को लिखने के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे डिस्क्रीट में आपका आ जाता है, डिस्क्रीट में आपका आ जाता है, एक आता है अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्क्रीट में जो आता है आपका वो आता है अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रुकना एक मिनट। डिस्क्रीट में जो आता है वो आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और आ जाता है अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को लिखने मतलब कि कंटिन्यूअस में जो आ जाता है वो आ जाता है आपका यूनिफॉर्म एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग इन सब को डिस्कस करेंगे। कहीं पे भी आप पढ़ोगे, कुछ भी करोगे, तो आपका हमेशा जो शुरुआत होती है वो होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। उसके बाद पढ़ाया जाता है पॉइजन, उसके बाद में यूनिफॉर्म एक्सपोनेंशियल, फिर आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। मैं आपको सीधे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से दोस्त? इसको कराने का सीधा सीधा मकसद बस इतना है क्योंकि मैं आज खूब देर से मैं सोच रहा था कि मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कैसे करूँगा। ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेशन मेरे को फिर पता चला कि अच्छा ऐसे जो है क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करना है। तो वो कहीं मैं एक्सप्लेनेशन भूल ना जाऊं और आपको मतलब कि जो मैंने सोचा है तरीका उसमें कुछ मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि कोई भी आगे पीछे कुछ कनेक्शन नहीं है। ठीक है ना, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी में भी कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए हम जो है क्या करते हैं, हाँ थोड़ा सा पॉइजन और
बाइनोमियल में हल्का सा कनेक्शन है, बाकी का इतना ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। तो जो है हम लोग क्या कहते हैं कि जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम पहले पढ़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो पहले नॉर्मल पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे। ओके चलो आ जाओ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया कि किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कंटिन्यूअस में कौन सा फंक्शन आता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को कैसे लिखते हैं आपको दिखाता हूँ अभी मैं। दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी function in normal distribution is given by fx is equal to 1 upon sigma under root 2 pi e की पावर माइनस हाफ x माइनस न्यू बाय सिग्मा का स्क्वायर, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और जो अपना x है वो वेरी करता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। जो आपका मीन होता है वो है न्यू, ये वाला न्यू वही मीन है। और आपका जो वेरिएंस है, वेरिएंस ये क्या है दोस्त, आपका सिग्मा स्क्वायर। तो फिर आपका सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट। तो सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट लोगे क्या हो जाएगा सिग्मा। तो यहाँ पे जो सिग्मा दिया है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और मीन जो दिया है वो क्या है, और न्यू क्या है हमारा, वो है मीन है। ठीक, इतनी बात समझ गए। चलो ये तो हो गया कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, सारे डिस्ट्रीब्यूशन में यही करना है। जहाँ पे जो कंटिन्यूअस वाले में आते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को लिखते हैं, लिखने का तरीका हम लोग देखेंगे। और जो इसमें जो डिस्क्रीट में आते हैं उनको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को लिखने का तरीका देखेंगे। और जो कंटिन्यूअस में आते हैं उसमें हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हर डिस्ट्रीब्यूशन में लिखने का तरीका देखेंगे। तो इसमें हमने देख लिया कि ऐसे होता है, उसको मीन ऐसे निकालते हैं, वेरिएंस ऐसे निकालते हैं। अब लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है कर्व के तरीके से भी किया जाता है। कर्व के तरीके से भी किया जाता है मतलब फॉर्मूले से तो आप करोगे ही करोगे, उसके साथ में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल होता है वो कर्व की मेथड से भी किया जाता है। ठीक है, कर्व के मेथड से भी किया जाता है। आओ देखें, आओ देखें। ठीक है, कर्व के मेथड से भी किया जाता है। क्या होता है कर्व, कैसा कर्व होता है ना। आ जाओ, एक ये ऐसा कर्व होता है, ठीक, जो कि बीच में से आधे हिस्से में बटा होता है ऐसे। ठीक है, एक चीज़ और नोट कर लो यहाँ पे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। नॉर्मल की जगह पे कहीं कहीं सवालों पे गॉसियन भी लिख देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अरे हमने तो गॉसियन पढ़ा ही नहीं। नॉर्मल को ही गॉसियन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो पूरे कर्व का टोटल एरिया होता है, ये पूरे कर्व का जो टोटल एरिया होता है उसको अगर हम परसेंटेज के रूप में बात करें तो वो हो जाता है आपका 100%। पूरे कर्व का टोटल एरिया। अब ये देखो दोस्त, ये जो है ना, मैंने एक लिमिट तक ही मैं दिखा सकता हूँ। ये जो आपकी जो ये नीचे वाली गई है ऐसे, जो यहाँ से टर्न होके फिर ये सीधे जा रहा है जो, तो ये कहीं पे मर्ज नहीं होता है, ये चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, चलता रहता है।
तो मतलब ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, इसको आप एक प्रकार से ओरिजिन मान सकते हो, जहाँ पे आपकी वैल्यू जो रहती है वो जीरो रहती है। अब किसकी वैल्यू जीरो रहती है, अभी मैं बता रहा हूँ। इधर साइड पे नेगेटिव रहता है, इधर साइड पे पॉजिटिव रहता है। तो हम कह सकते हैं इधर साइड पे माइनस इन्फिनिटी तक ये जाएगा और इधर साइड पे प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जो पूरा नीचे वाला है ना, ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे अपना चलता रहता है। ठीक है, तो हम बस इतना कह सकते हैं कि टोटल जो कर्व का एरिया निकल के आएगा दोस्त, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 100%। ठीक, वो हो जाएगा आपका 100%। ये जो एक्सेस होती है ये रिप्रेजेंट होती है z से, ये वाली जो एक्सेस होती है ये रिप्रेजेंट होती है z से। ठीक है, ये रिप्रेजेंट होती है किससे, z से रिप्रेजेंट होती है। अब z की वैल्यू क्या होती है अभी मैं सब बता रहा हूँ, परेशान मत हो। ठीक है, सब बता रहा हूँ। तो जब आपकी z की वैल्यू 0 है, 0 पे ये जो है आपका दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। कर्व सिमेट्रिक है तो दो इक्वल हिस्सों में ये बट जाएगा। तो z इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एरिया है, z इज इक्वल टू 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया है, ये हो जाएगा आपका पूरा 50%, और राइट हैंड साइड वाला जो एरिया है वो भी हो जाएगा क्या, 50%। मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, इसका मतलब है कि 0 से, इसको ऐसे नहीं करो, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जितना भी एरिया है इस कर्व का, वो क्या हो जाएगा आपका 50% हो जाएगा। ठीक, फॉर z माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में जो एरिया है वो हो जाएगा 50%, और z हमारा 0 से इन्फिनिटी के बीच में भी जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आ गई आपको? ओके, तो मतलब यहाँ से अगर हम इसको शुरू करेंगे और प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे तो 50%, यहाँ से हम शुरू करेंगे और प्लस माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे तो 50%। ठीक है, टोटल मिला के 100%। इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ऑल राइट, अब एक और चीज़ करते हैं, ज़रा रुक जाओ जब तक के लिए। ये जो z होता है ना, z होता है, जो z, ये जो z होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस न्यू बाय सिग्मा। x माइनस न्यू बाय सिग्मा। यहाँ पे अपना जो न्यू है वो है मीन, सिग्मा है वो है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और ये z हमारा रिप्रेजेंट करता है, ये जो z है हमारा ये रिप्रेजेंट करता है, ये सीधे सीधे अपने को बता देगा, क्या बताएगा हमको, ये बताएगा दोस्त कि हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप इसको प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक, आप इस प्रोबेबिलिटी को डेसिमल के रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमको बता देगा कि अपनी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये जो z होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ओके ओके, चलो इतनी बात हो गई। अब इस z को निकालने के जो है ना, निकालने के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं। ये जो z है हमारा, z x माइनस न्यू बाय सिग्मा, इसको निकाल, हम लोग इसकी जो है जो वैल्यूज़ है ना वो निकाल सकते हैं। मतलब इसकी जो वैल्यूज़ है वो होती है इंटीजर टाइप की, मतलब पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। और वो उसके लिए हमको क्या x जानने की ज़रूरत रहेगी, न्यू जानने की ज़रूरत रहेगी, सिग्मा जानने की ज़रूरत रहेगी? ना 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 ना, इनके हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं जानेंगे, हमें इनके बीच में ऐसा रिलेशन पता है कि अपनी z की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी एज एन इंटीजर निकल के आएगी हर पॉइंट के लिए। जैसे मान लो कि हम लोग जैसे x और y का बनाते थे, तो यहाँ पे होता था, मान लो x1 यहाँ होता था, x2 यहाँ होता था, x3 यहाँ होता था, x4। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा z1, यहाँ पे हो जाएगा z2, यहाँ पे हो जाएगा z3। ठीक है, एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे हो जाएगा अपना माइनस z1, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस z2, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस z3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको बोला कि z1, z2, z3 इनकी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज एन इंटीजर। अब दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। z का फॉर्मूला अपना ये है, तो हमको x की न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो,
न्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो, सिग्मा की न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा कुछ जुगाड़ अपने को पता हो कि इनके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन निकल के आ जाए जिससे कि कैंसिल वैंसल होके और जेड की अपनी वैल्यू निकल आए। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज तो पता करना यार बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर केस में न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग होंगी। हमने क्या किया, हमको क्या पता है इसमें, हमको एक्स, न्यू और सिग्मा के बीच में हमको एक रिलेशन पता है। अगर हम वो रिलेशन को अप्लाई करेंगे तो दोस्त हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो z की वैल्यू होगी वो हमको एज एन इंटीजर पता चल जाएगी। ठीक है, अच्छा चलो अब क्या है वो बताता हूँ मैं, अभी बताता हूँ आपको। वाई डू यू फियर व्हेन आई एम हियर। देखो सबसे पहले पता करेंगे कि z इज इक्वल टू 0 कैसे आया। तो z 0 कैसे आ सकता है दोस्त, z 0 कैसे आ सकता है, इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले में देखो, अगर आपका जो न्यूमरेटर वाला हिस्सा है वो 0 हो जाए, न्यूमरेटर वाला जो हिस्सा है वो 0 हो जाए, x ही हमारा क्या है, वो वेरिएबल है, जो x है हमारा वही हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो न्यू तो अपना एक ही होगा, तो न्यू तो कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मैं x को न्यू के बराबर रख दूं तो अपना z 0 आ जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं दोस्त, अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू न्यू कर दूं तो अपना जो z है वो क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू अपॉन सिग्मा, दैट विल बी इक्वल टू 0 अपॉन सिग्मा एंड z विल बी इक्वल टू 0। और यही होता है, यही होता है। यहाँ पे z की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि x बराबर है किसके, न्यू के बराबर। x जो है वो किसके बराबर है दोस्त, न्यू के बराबर है। ठीक है, x जो है वो किसके बराबर है, न्यू के बराबर है। सिमिलरली z1 के लिए जो हमारी x की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है न्यू प्लस सिग्मा। z1 के लिए जो अपनी x की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है न्यू प्लस सिग्मा। सिमिलरली z2 के लिए जो x की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है न्यू प्लस 2 सिग्मा। तो मैं इसको कह सकता हूँ, कि मैं इसको बोल रहा हूँ x0, z1 के लिए x हो जाएगा x1, z2 के लिए x हो जाएगा x2। ठीक है, थोड़ा इसको और छोटे रूप में लिख देते हैं, हो जाएगा अपना x2। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्त, x2 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे सिमिलरली z3 के लिए जो अपना हो जाएगा, z3 के लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यू प्लस 3 सिग्मा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम जरा माइनस z1 के लिए बात करते हैं। जब आप माइनस z1 के लिए बात करोगे दोस्त, तो माइनस z1, चलो इसको एक ही कलर से रखते हैं, तो जो माइनस z1 होगा उसके लिए जो हमारा माइनस x1 होगा ये बराबर हो जाएगा न्यू माइनस सिग्मा के। ठीक है, फिर z माइनस z2 के लिए क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस x2, ये हो जाएगा न्यू प्लस 2 सिग्मा के लिए, 2 सिग्मा, अरे सॉरी प्लस नहीं, या आप लोग छोड़ो माइनस ना रखो, सीधा सीधा x1 ही रखो, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे कि यार ये क्या बता रहा है। मैं माइनस इसलिए लिख रहा था ना क्योंकि नेगेटिव पोर्शन में वो जा रहा है, तो इसलिए मैंने उसको माइनस x1 लिखा था, माइनस x1 लिख रहा था, माइनस x2 लिख रहा था। बट मैं बता दे रहा हूँ आपको, बट कंफ्यूज नहीं होना उस चीज़ से, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना उससे। तो मैं इसको माइनस x1 भी बोल सकता हूँ, मैं x1 भी बोलना, आप बताओ क्या लिखूँ, माइनस x1 में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम नेगेटिव में जा रहे हैं ना, तो नेगेटिव में तो x1 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो हम इसको नेगेटिव ही रख देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव रख देते हैं, या छोड़ो रहने दो, फिर तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे हो जाएगा न्यू माइनस 3 सिग्मा। तो दोस्त x1 हो गया माइनस z1 के लिए न्यू माइनस सिग्मा, x2 हो गया माइनस z2 के लिए न्यू माइनस 2 सिग्मा, न्यू माइनस 3 सिग्मा।
ठीक, इतनी बात समझ गए मेरी? ओके, जब आप इतनी बात मेरी समझ गए तो चलो लेट अस कैलकुलेट the values of z1 z2 and z3 and minus z1 minus z2 minus z3। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोग सिर्फ z3 तक ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको z3 तक ही काम है और z3 तक ही पूछा भी जाता है। ठीक है, कुछ वैल्यूज हैं जो z3 तक ही गिवन है, ठीक है ना, तो इसलिए हमको उससे आगे आता ही नहीं है, जो भी आपकी है z3 तक ही है, क्योंकि ये तो अनंत तक जा रहा है ना, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अपने को उससे कोई मतलब नहीं, अपन को सिर्फ z3 अपनी लिमिट है, अपन z3 तक ही वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और भी चीज़ें आगे इन्फॉर्मेशन जो पढ़ेंगे वो हम z3 तक करेंगे। इतनी बात मेरी समझ गया? चलो दोस्त, तो अपन कैलकुलेट करते हैं, जरा z1 को कैलकुलेट करो। फॉर्मूला क्या है? x1 माइनस न्यू बाय सिग्मा। मैंने आपको बोला कि z1 के लिए x1 क्या हो जाएगा दोस्त? न्यू प्लस सिग्मा, रख दो जरा, न्यू प्लस सिग्मा माइनस न्यू बाय सिग्मा, ये हो जाएगा सिग्मा बाय सिग्मा, ये भी कट गया, क्या आ गया? 1। अरे z1 तो 1 आ गया, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। सिमिलरली z2 कैलकुलेट करेंगे, x2 माइनस न्यू बाय सिग्मा, व्हाट विल बी द आंसर? x2 की जगह पे क्या रखना था? न्यू प्लस 2 सिग्मा माइनस न्यू, अरे यार, माइनस न्यू बाय सिग्मा, तो ये न्यू कट गया, फिर बचा 2 सिग्मा बाय सिग्मा, ये कट गया, क्या आया? 2। z2 क्या आ गया? 2 आ गया। सिमिलरली z3 कैलकुलेट करो, x3 माइनस न्यू बाय सिग्मा, व्हाट विल बी द आंसर? न्यू प्लस 3 सिग्मा माइनस न्यू बाय सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? क्या हो जाएगा? ये न्यू कट गया, सिग्मा कट जाएगा, बाय सिग्मा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो z1 क्या आ गया? 1, z2 क्या आ गया? 2, z3 क्या आ गया? 3। ये आपकी हमेशा वैल्यू यही रहेगी, z1 की, z2 की, z3 की, ये आपकी हमेशा वैल्यू यही रहेगी, चाहे आपको x कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाए, न्यू कुछ भी दे दिया जाए, सिग्मा कुछ भी दे दिया जाए, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि z1 हमारा 1 रहेगा, z2 हमारा 2 रहेगा और z3 हमारा 3 रहेगा, बिकॉज वी नो द रिलेशन बिटवीन x1, between nu and between sigma. We have put those relation in the formula and we have calculated the values of z1, z2 and z3। ठीक, तो हम इसको यहाँ पे अपने ग्राफ में अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्त कि ब्लू कलर से लिखते हैं ना, z1 is equal to 1, z2 is equal to 2 and z3 is equal to 3। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में कर दूं, तो परेशान नहीं हो ना, बॉक्स में कर दे रहा हूँ मैं। ओके, हमने कैलकुलेट कैसे किया पीछे दिखाया मैंने। ओके, अच्छा, अभी एक चीज रुक जाओ, बता रहा हूँ। देखो, -z1 -z2 और -z3 कैलकुलेट करने के लिए हमको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम लोग z1 को कैलकुलेट करते हैं तो एक तो ये बात हो गई कि x1 इज इक्वल टू न्यू सिग्मा होता है, और एक और चीज़ होती है, वो क्या होती है कि न्यू जो बराबर होता है, येलो कलर से लिखेंगे इसको, न्यू जो बराबर होता है इस केस में वो हो जाता है सिग्मा के बराबर। न्यू जो होता है अपना इस केस में वो हो जाता है सिग्मा के बराबर। अब दोस्त इसकी ज़रूरत हमको पड़ी नहीं यहाँ पे, क्योंकि अपना सीधे न्यू और न्यू माइनस हो जा रहा था। दोस्त अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो देखो, आप इसमें देखो न्यू और न्यू तो सीधे कैंसिल हो जा रहा था, तो अपना सिग्मा कट के 1 आ जा रहा था सीधे। ठीक है, लेकिन अगर आप -z1 निकालोगे तो उसकी ज़रूरत आ रही है फिर। ठीक है, ये तो मैं बताने वाला था यार, ऐसी बात नहीं कि नहीं बताने वाला था, बट मैंने सोचा बाद में बता दूंगा, लेकिन फिर जब मैंने दिमाग में सोचा कि -z1 को कैलकुलेट करेंगे तो दिक्कत आएगी, फिर वही दिक्कत आई तो मैंने कहा बताना पड़ेगा, तो अभी सुन लो फिर। ऐसे ही z2 के लिए जो न्यू की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती 2 सिग्मा के बराबर, और z3 के लिए जो न्यू की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 3 सिग्मा के बराबर। देखो, पॉजिटिव वैल्यू z की कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, z1, z2, z3 कैलकुलेट करने के लिए आप दोनों में से किसी को भी पुट कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। समझे? अब जैसे मान लो कि यहाँ पे तो न्यू और न्यू कट जा रहा था ना, दोनों में से कैसे किसी को भी पुट कर दोगे।
एक्स तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो नॉर्मल वैल्यू आएगी, वरना कैसे कर दोगे तुम लोग। ठीक है, छोड़ो उसको, हटाओ उसको, हटाओ उसको, हटा दो, भूल जाओ। तो आप चाहे न्यू रखो चाहे ना रखो, आपको जो है क्या कहते हैं Z1 Z2 Z3 आपका निकल आएगा। बट -Z1 -Z2 -Z3 कैलकुलेट करने के लिए आपको ये दोनों रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो आपका न्यू हो जाता है वो हो जाता है माइनस सिग्मा, यहाँ पे जो आपका न्यू हो जाता है वो हो जाता है -2 सिग्मा, यहाँ पे जो दोस्त आपका न्यू हो जाता है वो हो जाता है -3 सिग्मा। तो यहाँ हो गया -2 सिग्मा, यहाँ हो गया -3 सिग्मा, यहाँ पे क्या हो गया माइनस सिग्मा। मेरी बात समझ में आई आपको? मेरी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। तो अपन ने यहाँ पे तीन चीज़ें देखी। चलो छोड़, पहले उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम -Z1 -Z2 -Z3 कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। हम कैलकुलेट करें -Z1, क्या दोस्तों होता है फॉर्मूला, माइनस न्यू बाय सिग्मा। क्या होता है x1 -Z1 के केस में, न्यू माइनस सिग्मा माइनस न्यू बाय सिग्मा। अरे अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक मिनट रुकना। सॉरी दोस्तों, सॉरी। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये और ये तो ऐसे ही कट जाएंगे, तो यहाँ पे तो ज़ीरो बचेगा ना, यहाँ पे तो ज़ीरो बचेगा, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या बचेगा अपना माइनस सिग्मा, ये और ये कट गया तो क्या हो गया -1, तो -Z1 क्या आ गया -1 आ गया। अब ये दोनों काट ना देना, मैं कह रहा हूँ भाई उस तरफ नेगेटिव है ना, तो ये बस बता रहा है कि Z1 की वैल्यू नेगेटिव होती है, नहीं कि -Z1 दिया तो ये माइनस माइनस काट दिया तो Z1 1 आ गया। भाई वो मतलब नहीं है, मैं नेगेटिव उसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो Z1 की -Z1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, इस केस में क्या आ गया -Z1 की वैल्यू -1, क्या आ गई -1 आ गई, ठीक। तो इसमें भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ी न्यू की, उसकी न्यू वाले रिलेशन की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, पर फिर भी चलो बता दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बताना तो मुझे वैसे ही था। अरे यार वो क्या था ना कि मैंने ये सब जो सोचा था वो सुबह सुबह के टाइम में सोचा था, समझे, सुबह मतलब 3-4 बजे, तो थोड़ा नींद भी सब सर के ऊपर सवार थी, तो सोच तो मैंने सब लिया था, बट फिर वही दिमाग में था तो वही चल रहा था। अब आगे का कैलकुलेट करते हैं, -Z2, तो यहाँ हो जाएगा x2 माइनस न्यू बाय सिग्मा। x2 क्या है दोस्त, x2 क्या है, न्यू -2 सिग्मा माइनस न्यू बाय सिग्मा, ये कट गया, यहाँ बचा -2 सिग्मा, यहाँ बचा सिग्मा, ये हो गया -2 x z -Z1 क्या आया -2। न्यू -3 सिग्मा माइनस न्यू बाय सिग्मा, रुक जा भाई सिग्मा, ये कट गया, -3 सिग्मा बाय सिग्मा, तो हो जाएगा -3, -Z3 क्या आ गया दोस्त -3। अगर हम इसको ग्राफ में लिखें तो यहाँ हो जाएगा -2 है, और ये हो जाएगा -3, ठीक है, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3। तो दोस्त इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि ये जो एक्सिस होती है इसको कहलाते हैं हम Z1 Z2 Z3, मतलब Z एक्सिस वाली होती है, और इसमें हम लोग को अगर Z की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमको पता है कि इंटीजर वैल्यू आती है, ठीक है। तो बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसमें हमको x की वैल्यू निकाल ज़रूरत पड़ेगी, न्यू की ज़रूरत पड़ेगी और सिग्मा की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हमको रिलेशन पता था, हमने रिलेशन सब में रख दिया अपना, कि Z1 निकालने के लिए x1 क्या रखना होगा, Z2 निकालने के लिए x2 क्या रखना होगा, Z3 निकालने के लिए x3 क्या रखना होगा। तो ये सब दोस्त रिलेशन होते हैं, और आप इनका इस्तेमाल करके Z1 Z2 Z3 की आपने वैल्यू निकाली, ये वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी, ये वैल्यू एज इट इज़ यही रहेगी, ठीक है, एज इट इज़ यही रहेगी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, मेरी, चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब एक काम करो आप लोग, और
कैसे बताऊं आप लोग को। हाँ चलो यही बता देता हूँ। चलो हाइलाइटर का यूज़ करते हैं और स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल, अच्छा नहीं, ये नहीं होता, हाइलाइटर का यूज़ करते हैं। चलो -z1 से z1 का कुछ एरिया होता है, ठीक है। फिर -z2 से z2 का कुछ एरिया होता है, ठीक। फिर -z3 से z3 के बीच का कुछ एरिया होता है, उसका हमको परसेंटेज मालूम है, उसका अपने को परसेंटेज मालूम है, तो हम वो परसेंटेज लिख लेंगे। इसको आपको याद रखना है कि ये इस्तेमाल बहुत होता है, ठीक है। तो -z1 से z2 के बीच में जो एरिया होता है दोस्त, वो होता है आपका 68%, ठीक है। जो -z1 से z1 के बीच में जो एरिया होता है वो होता है दोस्त आपका 68%। मतलब x1 की वैल्यू न्यू माइनस सिग्मा और x1 की वैल्यू न्यू प्लस सिग्मा के बीच में जो एरिया होता है वो होता है आपका 68%। मतलब न्यू इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एंड न्यू इज इक्वल टू सिग्मा के बीच में जो आपका एरिया होता है वो कितना होता है, 68% का, ठीक। इतनी बात समझ गए आप, ओके। फिर आपका Z2 और Z2 और Z2 के बीच में जो एरिया होता है वो होता है आपका 95% होता है, ठीक। और -Z3 और Z3 के बीच में जो आपका एरिया होता है दोस्त, वो होता है आपका 99.7%। वो क्या होता है दोस्त आपका 99.7%। तो देखो, ठीक है, इतनी बात आप समझ गए मेरी। और ये पूरा इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी, ये पूरा 50%, ये पूरा 50%, टोटल एरिया होता है 100% आपका। इतनी बात मेरी आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो ये था हमारा, अगर समझ में आ गई है तो ये था हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। अब देखो ये कर्व हमने क्यों पढ़ा दोस्त। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन अपने यहाँ पे पूछे जाते हैं ना, वो मोस्टली कर्व से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। वो मोस्टली कर्व से ही सॉल्व होते हैं। और जो क्वेश्चन में अपने को दिया रहता है, वो दिया रहता है आपको Z1 नहीं दिया होगा, आपको Z2 नहीं दिया रहेगा, आपको Z3 नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहता है x1 और आपको दिया रहता है x2, आपको दिया रहता है -x1, आपको दिया रहता है -x2, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे -x1 ही कर लेता हूँ यार, वरना तुम लोग फिर कहोगे कि यार क्या ये, ठीक है। -x1 दिया रहता है, -x2 दिया रहता है, -x3 दिया रहता है। समझ रहे मेरी बात, समझो कि नहीं समझो? क्वेश्चन में आपको ये सब दिया रहता है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप एप्लीकेशन में करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप वहाँ पे आपको दिया रहेगा स्टैंडर्ड डिविएशन, आपको दिया रहेगा मीन, ये दोनों तो आपको मैंडेटरी दिए रहेंगे। और आपको दिया रहता है क्या, x1, ठीक है। और आपको दिया रहता है क्या, x1 दिया रहता है। तो मतलब x की वैल्यूज दी रहती हैं, तो आपको क्या करना है, वहां से z फाइंड करना है। x1 तो अपने को पता है ना कि x1 तो न्यू प्लस सिग्मा होता है, वो तो हम निकाल लेंगे। तो x1 देगा क्यों, मतलब इससे छोटी वैल्यू देता है। अपने को कैलकुलेट करना है इसके अंडर में, मतलब Z1 से छोटा होगा और मतलब -Z1 से छोटा होगा और Z1 से छोटा होगा, तो उसके लिए x की वैल्यू कुछ और होगी, इसके लिए x की वैल्यू कुछ और होगी। तो वो x की वैल्यूज आपको दी रहती है क्वेश्चन में। तो आप क्या कर सकते हो, Z1 को कैलकुलेट कर लो, -Z1 को कैलकुलेट करो, फिर उसके बीच में एरिया अपने को पता रहता है, वही एरिया प्लस माइनस करके अपने को फाइनल आंसर निकालना रहता है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ x1 में चलो, x1 में आपको z कैलकुलेट, x की वैल्यूज से चलो तो आपको z कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x की वैल्यूज अपने को पता रहती है कैसे हम निकालते हैं, तो हम जो है वैसे भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो हम लोग उसमें समझा देंगे, ठीक है। तो अब कोई टॉपिक तो बचा नहीं है, तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। आओ दोस्त आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, student of a class given an aptitude test, their marks were found to be normally distributed
विद मीन 60 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5। ठीक है, मीन अपने को दे दिया है 60, मतलब न्यू की वैल्यू दे दी है 60 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है अपने को 5। स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया अपने को 5। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 60 मार्क्स? कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने मोर देन 60 मार्क्स को स्कोर किया? ठीक है, तो अब ये जो 60 मार्क्स स्कोर किया, ये पता है क्या अपने को दिया है? पता है अपने को क्या दिया है? क्या दिया है? ये अपने को दे दिया दोस्त एक्स। ये अपने को दे दिया है क्या दोस्त? एक्स दे दिया है। ठीक है, एक्स दे दिया। अपने को बताना है कि एक्स ग्रेटर देन 60 जब वैल्यू होगी तो हमारा क्या होगा। तो अब आपको जो आप कर्व बनाओगे उसमें आप क्या करो कि आपने ये कर्व को बना लिया, ठीक, इसको ऐसे डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे अपने को पता है कि z इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक। या तो आप z1, z2, z3 इनकी सबकी वैल्यूज़ निकाल लो, ठीक है, या तो आप ये कर लो z की वैल्यू निकालो, या आप क्या काम करो कि आप x में चलो। यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 पे क्या होता था? x होता था न्यू। यहाँ पे क्या होता था? z1 इज इक्वल टू, z1 के केस में x होता था न्यू प्लस सिग्मा। यहाँ क्या होता था? तो x प्लस 2 सिग्मा। यहाँ क्या होता था? x इज इक्वल टू न्यू प्लस 3 सिग्मा, ठीक। फिर ऐसे यहाँ पे भी होता था -z1 -z2, फिर होता था -z3, ठीक है। तो आप या तो z की वैल्यू निकाल के चलो या तो आप x के में चलो, ठीक है। मेरे हिसाब से z को कैलकुलेट करना थोड़ा सा 2 स्टेप आपको ज़्यादा पड़ेगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी कैलकुलेशन में ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू x। तो आप क्या करो कि x में चलो, x में चलो। तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को? मैं सॉल्व करता हूँ x में लेके, ठीक है। मैं z कैलकुलेट ही नहीं करता, मैं x में चलता हूँ, ठीक है, मैं x में चलता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे कि x में चलेंगे। इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे। तो जब बीच में डिवाइड होता है दोस्त, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहती है? x की वैल्यू रहती है न्यू के बराबर। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहती है? न्यू प्लस सिग्मा के बराबर। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहती है? न्यू प्लस 2 सिग्मा के बराबर। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहती है? न्यू प्लस 3 सिग्मा के बराबर, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहती है? न्यू माइनस सिग्मा के बराबर। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहती है? न्यू माइनस 2 सिग्मा के बराबर। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहती है? न्यू माइनस 3 सिग्मा के बराबर, ठीक है। क्या बोल रहा है? मोर देन 60। अपना न्यू क्या है? 60 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 60। तो अपने से पूछा है कि दोस्त मोर देन 60 मतलब 60 से बड़ी। यहाँ पे क्या है अपना? यहाँ पे x बराबर क्या है? न्यू, और न्यू क्या दिया है? 60। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 60। तो 60 से बड़ा कितने परसेंट बच्चों ने जो है इस मार्क्स को स्कोर किया? मतलब 60 से ज़्यादा। तो 60 से ज़्यादा का मतलब क्या है? उनसे क्या पूछ रहा है? उनसे पूछ रहा है ये पूरा जो एरिया होगा, ये वाला पूरा टोटल एरिया जो होगा, हमसे पूछ रहा है ये पूरा टोटल एरिया कि इन्फिनिटी तक पूछ रहा है, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी तक पूछता ही जा रहा है वो। अगर वो लिख देता लिमिट कि दोस्त यहाँ तक बताओ, अभी उस पर भी आएंगे कि यहाँ तक बताओ, तो हम वहाँ तक कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये तो बोला नहीं, बस इतना बोल दिया कि x ग्रेटर देन 60, ठीक है, x ग्रेटर देन 60। तो मतलब 60 से ज़्यादा। 60 हमारा यहाँ लिमिट है, तो 60 से ज़्यादा। तो दोस्त एक बात बताओ, ये वाला एरिया टोटल इन्फिनिटी तक कितना होता था बताओ? कितना परसेंट होता था एरिया? 50%। तो दोस्त कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने 60 मार्क्स से ज़्यादा को स्कोर किया? हम कहेंगे 50% स्टूडेंट्स ने स्कोर किया। और यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई? उसने क्या बोला? उसने बोला कि 60 से ज़्यादा बताओ। इस केस में x की वैल्यू क्या थी? 60 के बराबर थी, क्योंकि अपना जो मीन था, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये लाइन जहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहाँ पे x क्या है? यहाँ पे इसको x नॉट कर लो, चलो x नॉट, x1, x2, x3। इस केस में x नॉट की वैल्यू क्या दी थी? 60। क्यों 60? क्योंकि मीन के बराबर होता है x नॉट, और x नॉट क्या है अपना? मीन क्या है अपना? 60 है, तो x नॉट भी क्या हो गया? 60। तो यहाँ पे तो भाई ये तो आधे में डिवाइड करता है ना इसको, कर्व को। तो अब अपने को पूरा राइट हैंड साइड तक ले जाना था, क्योंकि इसकी कोई लिमिट तो दी नहीं हुई है कि कहाँ पे रुक रहा है ये।
अनंत तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो पूरा जब जा रहा है तो पूरा टोटल एरिया इन्फिनिटी तक, यहाँ से एक्स नॉट से पूरा इन्फिनिटी तक एरिया क्या होता था अपना 50%। ठीक, अच्छा एक चीज़ और समझ लो यहाँ पे कि हम इसको एक्स नॉट के तरीके भी लिख सकते हैं कि फॉर एक्स नॉट माइनस इन्फिनिटी टू 0 50% एंड एक्स नॉट 0 टू इन्फिनिटी भी होता है हमारा 50%। ठीक है, इतनी बात समझ गए मेरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आओ अभी क्वेश्चन करेंगे यार, क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा, सारा समझ में आने लगेगा। आ जाओ आ जाओ। सैंपल ऑफ 100 ड्राई बैटरी सेल्स टेस्टेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइफ प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। मीन आया है 12 आवर्स। मीन को एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जो है ये भी अपना क्या रिप्रेजेंट करता है, मीन से रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये दिया रहेगा, ये आपको न्यू दिया रहेगा। ओके, सिंबल दोनों एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, वो है मीन। और सिग्मा है अपना 3 आवर्स। Assuming the data to be normally distributed, what percentage of the battery cells are expected to have life more than 15 hours, less than 6 hours and between 10 and 14 hours? आ जाओ दोस्त, इसको कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो हमने यहाँ पे खींच लिया z की एक्सेस, इसको यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लिया, इसको हमने बीच में बांट दिया। और मैं इसको फिर से मैं एक्स से ही सॉल्व करूँगा, फिर से मैं एक्स से ही सॉल्व करूँगा, ठीक है ना, फिर से मैं इसको एक्स से ही सॉल्व करूँगा। तो यहाँ क्या आ जाता है, एक्स नॉट जिसकी वैल्यू होती है न्यू के बराबर यहाँ हो जाता है, एक्स वन जिसकी वैल्यू होती है न्यू प्लस सिग्मा के बराबर यहाँ पे आ जाता है, एक्स टू जिसकी वैल्यू होती है न्यू प्लस 2 सिग्मा के बराबर यहाँ पे आ जाता है, एक्स थ्री यहाँ हो जाता है न्यू प्लस 3 सिग्मा हो जाता है। फिर यहाँ पे हो जाता है अपना माइनस एक्स वन जो कि हो जाता है न्यू माइनस सिग्मा। फिर यहाँ हो जाता है एक्स माइनस एक्स टू तो न्यू माइनस 2 सिग्मा। और यहाँ पे आ जाता है माइनस एक्स थ्री हो जाता है न्यू माइनस 3 सिग्मा। ठीक, इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए आप। अच्छा चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स नॉट निकालेंगे। एक्स नॉट किसके बराबर होता है, मीन के बराबर। मीन क्या दिया दोस्त अपने को 12 आवर्स, मीन दिया अपने को 12 आवर्स। तो यहाँ पे एक्स नॉट क्या हो गया, अलग कलर से लिखते हैं, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक, अब क्या बोल रहा है, एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा न्यू प्लस सिग्मा। न्यू कितना है 12, सिग्मा कितना है 3, तो एक्स वन कितना हो गया 15। ठीक, एक्स टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 3, तो एक्स टू कितना हो गया 12 प्लस 6 18। ठीक है, फिर हम एक्स थ्री कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाता है 12 प्लस 3 इंटू 3, एक्स थ्री क्या हो जाएगा 12 प्लस 9 21, एक्स थ्री क्या हो गया अपना 21 हो गया। तो एक्स वन हो गया 15, एक्स टू हो गया 18, एक्स थ्री हो गया 21। सिमिलरली हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं बिकॉज इसकी अपने को ज़रूरत है। पीछे हमने कैलकुलेट नहीं किया था इस वजह से बिकॉज ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो माइनस एक्स वन हो जाएगा आपका, माइनस एक्स वन हो जाएगा आपका 12 माइनस 3, तो माइनस एक्स वन की वैल्यू आ गई आपकी 9। ठीक, फिर माइनस एक्स टू हो जाएगा आपका, माइनस एक्स टू हो जाएगा आपका 12 माइनस 2 इंटू 3, इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 12 माइनस 6, तो 6। फिर हम ठीक है, ये अपनी वैल्यूज निकल के आ गई। अब आपको बस सीधे सीधे क्वेश्चन से चलना है। ये सब अपने को जो 15 घंटे 6 घंटे 10 और 14 घंटे सब अपने को क्या दिया, एक्स दिया हुआ है, सब अपने को एक्स दिया हुआ है। तो बोल रहा है मोर देन 15 आवर्स, मोर देन 15 आवर्स। तो अपने से पता है क्या पूछा है, मोर देन 15 आवर्स। तो 15 आवर्स कहाँ पे दोस्त, 15 आवर्स कहाँ पे, एक्स वन की वैल्यू पूछा है। 15 आवर्स से ज़्यादा मतलब एक्स वन से ज़्यादा, तो एक्स वन कहाँ पे है, एक्स वन है यहाँ पे, एक्स वन कहाँ पे, एक्स वन को अगर हम बांटें तो एक्स वन है यहाँ पे। तो अब यहाँ से अपने को ये पूछा है कि यहाँ से पूरा टोटल एरिया क्या होगा, यहाँ से पूरा टोटल एरिया आपका क्या होगा, अपने से बेसिकली ये पूछा है। ठीक, ये पूछा है। अच्छा दोस्त,
अब मुझे एक बात बताओ कि पूरा निकालने के लिए, और इतना पूरा पता है अपने को, इतना पूरा पता है, इतना पूरा टोटल यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक पता है कितना होता है 50%। अरे यहाँ से लेके पूरा इन्फिनिटी तक क्या होता है अपना 50% होता है। ये वाला अगर तुम एरिया पूरा मानो, ये क्या होता है यहाँ से लेके पूरा 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 क्या होता है, ये टोटल पूरा 50% होता है। तो अगर मैं 50% में से इतने को माइनस कर दूं, इतने को वाइट से लेके ग्रीन वाले एरिया को मैं माइनस कर दूं, 50% वाले को हटा दो यहाँ से, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जो शुरू करता हूँ, ये मान लो 50% मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वाइट से, तो ये जो वाइट वाला एरिया है ये पूरा टोटल क्या है 50% है, यहाँ से यहाँ तक, जीरो से पूरा इन्फिनिटी तक। अगर मैं जीरो से x0 से x1 तक का जो एरिया है इसको मैं माइनस कर दूं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि x0 से x1 का जो एरिया है जिसको मैंने येलो से रिप्रेजेंट किया है, इसको मैं पूरा वाइट वाले से माइनस कर दूं, ठीक है। मतलब कि वाइट वाले कलर से, कलर भी मैं वाइट ही लिखता हूँ, चलो, वाइट वाले से अगर हम येलो को माइनस कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा ग्रीन वाला एरिया, अपने को मिल जाएगा ग्रीन वाला एरिया, यही अपने को चाहिए, ठीक है, यही अपने को चाहिए। बस अब यही करेंगे, ठीक है। वाइट वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 50%, येलो वाला रिप्रेजेंट कर रहा है x0 से x1 तक का एरिया, तो अपने को बाकी का मिल जाएगा ग्रीन, ठीक है, अपने को बाकी का मिल जाएगा ग्रीन। तो ये करना है, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले निकालना होगा, ये तो वाइट वाला तो पता है 50%, चलो येलो वाला निकालना पड़ेगा, येलो वाला भी निकाल लेते हैं, येलो वाला भी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो दोस्त, अपने को पता है कि -x1 से x1 तक का एरिया कितना होता है भाई, -z1 से z1 तक का एरिया एक था, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, -z1 से z1 तक का एरिया एक था, तो मतलब -x1 से x1 तक का भी एरिया वही होगा ना कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, वही होगा। कितना था 68% था, 68% था कि नहीं था, बिल्कुल 68% था, 68% था। तो मैंने आपसे बोला था कि ये कर्व जो है वो सिमेट्रिकल होता है, मतलब कि कहीं से भी आप इसको बांटोगे तो वो दो इक्वल हिस्से में बढ़ जाएगा। तो दोस्त मैं बोलूँ कि -x1 से x0 तक का एरिया कितना हो जाएगा 34%, और x0 से x1 तक का एरिया क्या हो जाएगा आपका 34%, समझे, 34%। -x1 से x1 तक का एरिया कितना था 68%, तो मैंने क्या किया, बीच में x0 मौजूद था, मैंने क्या किया x0 पे डिवाइड कर दिया, तो क्या किया -x1 से x0 तक का एरिया 34%, तो x0 से x1 का भी एरिया क्या हो जाएगा 34%। अपने को यही 34% ही तो चाहिए था, अपने को यही 34% ही तो चाहिए था, x0 से x1 तक का एरिया वही मिल गया। अब इसको हम 50% से माइनस कर देंगे, अपना जो ग्रीन वाला एरिया है वो अपने को, मतलब कि x1 से इन्फिनिटी तक का जो एरिया है वो अपने को पता चल जाएगा। तो अभी माइनस कर दो, आप माइनस कर दो, कितना था वाइट वाला, वाइट वाला कितना था 50%, और ग्रीन वाला कितना था दोस्त 34%। अपनी जो वैल्यू आएगी वो येलो वाली आ जाए, नहीं येलो से था ना, हाँ येलो येलो येलो, सॉरी, कलर कलर कलर, येलो है 34%, तो जो अपना ग्रीन वाला एरिया है वो कितना आ जाएगा, कितना होता है 16%। तो आपका मोर देन 15 आवर्स का जो आंसर आया वो क्या आ गया दोस्त 16% आ गया, क्या आ गया 16% आ गया। रुको, ओके, इतनी बात समझ में आई मेरी, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब पार्ट 2 करते हैं, अब पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 2 करते हैं। तो इसको मिटा दो, इसको रब कर दो, रुको मैं रब कर लेता हूँ फिर आता हूँ। तो दोस्त अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, बोला लेस देन 6 आवर्स, लेस देन 6 आवर्स, लेस देन 6 आवर्स मतलब 6 कहाँ है, 6 दिया कहीं पे, ये है 6, लेस देन 6 आवर्स मतलब इधर का पूरा एरिया 6 से छोटा, 6 से छोटा क्या हो जाएगा, 6 से छोटा हो जाएगा दोस्त हमारा ये वाला एरिया पूरा, ये यहाँ से लेके -इन्फिनिटी से लेके मतलब 6, ये वाला पूरा एरिया, समझ रहे हो,
ठीक, यहाँ से लेके आ जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी तक आपका एरिया हो जाएगा, यहाँ से लेके मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस x2 तक का एरिया। ठीक है, इतना कैलकुलेट करना है ना, अभी कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम क्या करें, माइनस x2 से 0 के एरिया को 50% में से माइनस कर देंगे हम। माइनस x2 से भाई अगर हम पूरा टोटल कितना है, पूरा वाइट वाला पोर्शन, फिर से ये कितना हो जाएगा, पूरा वाइट वाला पोर्शन अगर मैं इसको वाइट से करूँ तो ये वाइट वाला पूरा एरिया इन्फिनिटी तक जाएगा, कितना हो जाएगा, ये पूरा टोटल क्या है 50% है। अपने को ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, अगर हम इसको माइनस कर दें, इसको हम माइनस कर दें, जिसको मैं येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको माइनस कर दूँ जो कि है अपना 0 से मतलब माइनस x2 से x0 तक का जो एरिया है, इसको हम माइनस कर दें तो अपना ये वाला एरिया आराम से निकल आएगा, आराम से निकल आएगा। वही निकालना है, आओ निकालते हैं, आ जाओ निकालते हैं, आओ निकालते हैं, फिर वही बात आ जाएगी अपनी, है ना, वाइट माइनस येलो इज इक्वल टू ग्रीन, वाइट माइनस येलो इज इक्वल टू ग्रीन। ठीक, तो वाइट तो पता है 50%, येलो पता कर रहा है, येलो क्या है, येलो पता करते हैं, आ जाओ आ जाओ पता करते हैं। मतलब माइनस x2 से x0 तक का एरिया अपने को पता करना है। दोस्त मुझे एक बात बताओ कि माइनस x2 से प्लस x2 तक का एरिया कितना था, इसको रब कर दो। अरे माइनस z2 से z2 तक का एरिया कितना था, कितना था एरिया, बताओ कितना एरिया था। रुको, जरूरत पड़ेगी इसकी, अभी थोड़ा और नीचे बना लेते हैं। 95% एरिया था कि नहीं था, 95% एरिया था कि नहीं था, यहाँ से माइनस x2 से माइनस z2 से z2 तक का एरिया, तो माइनस x2 से x2 तक का एरिया भी कितना होगा, 95% होगा, हुआ कि नहीं होगा 95% होगा। तो मैंने इसको फिर से यहाँ पे ऐसे करके बांट दिया, x0 पे कट कर दिया, तो माइनस x2 से x0 तक का एरिया और x2 से x0 से x2 तक का एरिया दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। तो 95% का हाफ क्या होता है, 95 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ हो जाता है इसका 47.5, तो ये हो जाएगा 47.5%, ये हो जाएगा 47.5%। ठीक है, तो माइनस x2 से x0 तक का एरिया कितना हो गया 47.5%, वही अपने को चाहिए था, आ गया येलो वाला, बस माइनस कर दो। 50 में से आपको माइनस करना है 47.5 को, आपका आंसर आ जाएगा माइनस आंसर 2.5%। तो जो आपका आंसर आया वो क्या आ गया, आंसर आया वो क्या आ गया आपका 2.5%। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड वाले का आंसर। मतलब लेस देन 6 आवर्स का मतलब कितने हो गए, कितने चलेंगे अपने 2.5 आवर्स। ठीक है, 2.5 आवर्स, चलो 2.5% मतलब चलेंगे, बैटरी चलेंगी अपनी। ठीक है, अब बताना है 10 से 14 घंटे के बीच में, अब बताना है अपने को 10 से 14 घंटे के बीच में। अच्छा, पता है क्या कैलकुलेट करना है अपने को, पता है क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट अपने को करना है दोस्त, यहाँ पे रेड से इसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे है x0 12, यहाँ पे है x1 9। ठीक है, माइनस x1 9 है और x0 12 है, मतलब यहाँ 12 है, यहाँ पे 9 है, तो 12 और 9 के बीच में ही तो 10 होगा ना, यहाँ पे 9 हो जा रहा है सीधे, इसके बीच में ही तो 10 होगा, कि इधर 10 हो जाएगा, इधर ही तो 10 होगा, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे ये। तो हमको x इज इक्वल टू 10 दे दिया है, एक रैंडम वैल्यू x की, और अपने को दे दिया है x इज इक्वल टू 14। ठीक है, x इज इक्वल टू 14 किसके होगा, 12-15 के बीच ही में तो होगा, तो x की वैल्यू यहाँ 12 है, यहाँ पे 15 है, तो इसके बीच में क्या हो गया x की वैल्यू 14, कहाँ पे आएगा, इन्हीं दोनों के बीच ही में तो आएगा, तो यहाँ पे हो गया। तो अपने को अब कैलकुलेट पता है क्या करना है दोस्त, अपने को कैलकुलेट करना है बेसिकली
इसके बीच में। तो अगर मैं इसको और ऊपर तक ले जाऊं, कर्व में और ऊपर तक ले जाऊं और ऊपर तक ले जाऊं, तो अपने को कैलकुलेट करना है, इसको रब कर देते हैं। अपने को कैलकुलेट करना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, समझे? अपने को क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, x10 से x14 तक। अरे इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये तो पता नहीं है अपने को। यहाँ तो इनके बीच में कुछ पता ही नहीं है क्या होता है। अपने को x1 से x1 के बीच में पता है, -x1 से x1 के बीच में पता है, -x1 से x0 के बीच में पता है, x0 से x1 के बीच में एरिया पता है, ठीक है। -∞ से 0 तक x0 तक पता है, x0 से इन्फिनिटी तक पता है, लेकिन इसके बीच में तो पता ही नहीं है। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताता हूँ। दोस्तों कभी भी आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा ना, तो आपको या तो उनके बीच का एरिया दे देगा, ठीक है, बिकॉज अपने को ये नोन नहीं है। तो अपने ऑब्जेक्टिव में जो भी आता है ना सवाल, वो ऐसे सवाल आते हैं कि अपने को उनके बीच का एरिया जो है वो नोन होगा, ठीक है। मतलब वो ऐसे ही जो भी x1 की वैल्यू आ रही होगी ना, वो न्यू प्लस सिग्मा करके ही वो आ रही होगी फाइनल अपनी वैल्यू, वही पूछी भी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कभी भी ऐसा आपको दिया हो तो या तो वो बता देंगे कि इसके बीच में एरिया इतना होता है, ठीक है, इतना होगा, तो इन इन दोनों के बीच में जो एरिया होगा वो इतना हो जाएगा, ठीक है। वो x1 की वैल्यू बता देंगे या z की वैल्यू बता देंगे, और इन दोनों के z के इतने से इतनी लिमिट होती है, तो एरिया इतना होता है। तो आपको जो है क्या बोलते हैं, अभी इस क्वेश्चन में देखो अपने को 10 से 14 आवर्स में, तो अपने को यहाँ पे 15 का पता है, 9 का पता है, 18 का पता है, 6 का पता है, इन दोनों के बीच के एरिया पता है, 3 से 21 के बीच के एरिया पता है। बट ये नहीं पता है यार कि 10 और 14 के बीच के एरिया क्या होगा। और आप इसको किसी भी तरीके से निकाल भी नहीं सकते, ये आपको क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा या वो आपको क्या बोलते हैं, मतलब कि ऐसी वैल्यू देंगे कि जिनका एरिया आपको पता होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में यार नहीं दिया है तो मैं कहूँगा कि इसको लीव कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये मैंने किसी एक सब्जेक्टिव बुक से उठाया था, उसमें मतलब पीछे बहुत सारे एरिया दिए हुए थे, तो इसलिए वी नीड नॉट टू डू दिस क्वेश्चन। तो हम इसको आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, हम इसको आगे बढ़ जाते हैं कि एरिया हमको इसके लिए पता होना ज़रूरी है। आ जाओ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा था मीन yield per plot of a crop is 17 kg and the standard deviation is 3 kg. If the distribution of the yield per plot is normal, find the percentage of the plots giving yields between 14 kg and 20 kg and more than 20 kg. तो आ जाओ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम बना लेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे, फिर हम इसको दो भागों में बांट देंगे। फिर अपने को दिया है क्या, मीन कितना दिया है 17, मीन मतलब x0 की वैल्यू दे दी अपने को 17, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x1 की वैल्यू क्या होगी, -x2 की वैल्यू क्या होगी, -x3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू प्लस सिग्मा, तो x1 हो जाएगा न्यू प्लस सिग्मा, न्यू कितना है 17, सिग्मा क्या है 3, तो कितना हो गया 20, तो x1 हो गया 20। x2 कितना हो जाएगा दोस्त, न्यू प्लस 2 सिग्मा x2, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 2 3 6, तो ये हो जाएगा 23, तो ये कितना हो गया दोस्त 23, x2 हो गया अपना 23। और x3 कितना हो जाएगा 17 प्लस 3 इंटू 6 मतलब 17 प्लस 18, 8 7 15 और 1 3 35, तो ये कितना हो गया 35, x3 हो गया 35, ठीक है। फिर सिमिलरली हम x1 निकालेंगे, x1 हो जाएगा न्यू माइनस सिग्मा मतलब 17 माइनस 3 हो जाएगा अपना 14, x2 हो जाएगा न्यू माइनस 2 सिग्मा, न्यू कितना दो 17, टू माइनस 2 सिग्मा मतलब -6, तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। -x2 हो गया 11 और -x3 हो जाएगा आपका न्यू -3 सिग्मा मतलब 17 माइनस 18, तो ये हो जाएगा आपका -1। अरे यार 18 कहाँ होगा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या,
2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 इंटू, यहाँ पे मैंने उल्टा निकाल दिया, सॉरी 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 3 इंटू 3 तो 17 प्लस 9 होगा, 9 प्लस 17 कितना हो जाता है 26। कितना हो गया दोस्त 26 हो गया, ठीक है 26 हो गया अपना। और ये हो जाएगा आपका -9 मतलब 8, ठीक है 8 हो गया। समझ गए मेरी इतनी बात? ओके चलो, इतनी बात जब आप समझ गए तो अपन अब लोग पहली बार पहला क्वेश्चन करेंगे। बोल रहा है कि बिटवीन 14 एंड 20 केजी, मतलब 14 और 20 केजी के बीच में अपने को एरिया निकालना है। मतलब कौन सा एरिया निकालना है? अगर मैं इसको ऐसे करूं और इसको ऐसे करूं, ऊपर तक ले जाऊं, ऊपर तक ले जाऊं, तो ये जो पूरा येलो वाला पोर्शन है दोस्त, पूरा येलो वाला पोर्शन है, ये वाला निकालना है। मतलब कि ये वाला एरिया निकालना है। -x1 से x1 के बीच में क्या होता है दोस्त, कितना एरिया होता है पता है ना अपने को? ये तो कितना एरिया होता है 68%। तो पहले का आंसर क्या हो गया अपना 68% हो गया। -x1 से x1 के बीच में एरिया अपने को पता है 68%, तो वही अपना आंसर हो गया। भाई पूछा है 14 to 20, -x1 14 आया, x1 20 आया है, तो 68% हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा अब जैसे मान लो कि अपने को पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें बोल दिया था कि 10 to 14 आवर्स बोल दिया अपने को, ठीक है। तो अब या तो इसमें क्या करेगा कि अपने को एरिया दे देगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा कि वो अपने को ऑप्शन वाले क्वेश्चन देगा। फिर अपने को क्या करना होगा कि उन ऑप्शन में ऐसी वैल्यू दे देगी कि मतलब कि जो बड़ी आ रही होगी या छोटी आ रही होगी, ऐसा एक क्वेश्चन अपने को प्रीवियस ईयर में है। अभी मैं जब सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे ना कंप्लीट, तो फिर मैं क्या करूँगा, सबके मिक्सचर करवाऊंगा क्वेश्चन एक वीडियो में। तो उसमें एक क्वेश्चन है ऐसा, तो उसमें जब वो क्वेश्चन है तो उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए थे, तो वो ऑप्शन अलग ही था एकदम। तो वो आपने ऑप्शन देख के फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि दोस्त अच्छा ये वाला होगा, तो हमने वो वाला ऑप्शन टिक कर दिया था। तो कुछ क्वेश्चन अपने एमसीक्यू में होते हैं जो ऑप्शन से सॉल्व होते हैं, तो ये वो वाला क्वेश्चन उनमें से एग्जाम्पल था, तो ये भी एक उसमें से एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिया और वो मतलब कुछ भी आपने देखा तो वो जो है छोटी वैल्यू आ रही थी, तो अपन ने उसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है, तुम लोग आगे अभी करेंगे, उसको आगे करेंगे। अच्छा, और क्या बोलना है दोस्त अपने से? सेकेंड पार्ट बोला मोर देन 20 केजी, तो मोर देन 20 केजी का मतलब ये वाला एरिया ब्लू वाला, यहाँ से पूरा, यहाँ से पूरा। तो टोटल होता है अपना क्या 50 केजी। अगर हम उसमें से अगर हम उसमें से अगर हम उसमें से 0 से x1 तक का जो येलो वाला एरिया इसको माइनस कर दें, तो अपना ग्रेटर देन 20 वाला आ जाएगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन 20 वाला आ जाएगा। तो x1 से मतलब कि अपने को कितना एरिया माइनस करना है, x0 से x1 तक का। तो x0 से x1 तक का जो एरिया कितना है अपना 34% है। तो 50 में से हम 34% को माइनस कर देंगे तो ग्रेटर देन 20 का आ जाएगा। तो 50 में से आप 34 को माइनस करोगे तो आप जाएगा, आपका आ जाएगा 16%। आंसर क्या आ गया दोस्त, 16% आ गया आपका, ठीक है। कितना आंसर आ गया आपका, 16% आंसर आ गया, ठीक। समझ गए ये वाला क्वेश्चन? आ जाओ नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। आप बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरर नोज फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स इट प्रोड्यूसेस इज नॉर्मल विद मीन 100 ohms एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2। व्हाट परसेंटेज ऑफ द रेजिस्टर्स विल हैव रेजिस्टेंस बिटवीन 98 ohms एंड 102 ohms? इसको आप लोग पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है, पॉज करके खुद से ट्राई करो। चलो आपने कर लिया होगा, मैं बताऊं अब? चलो बताता हूँ। सबसे पहले हम बना लेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लो। इसको हम लोग बीच से बांट लेंगे। बीच से बांट लिया तो यहाँ पे हो जाएगा x0 जो कि वैल्यू होती है मीन के बराबर। मीन क्या है 100 हो गया। यहाँ आ जाएगा x1, यहाँ आ जाएगा x2 और यहाँ आ जाएगा x3। फिर यहाँ आ जाएगा -x1, फिर यहाँ आ जाएगा -x2, फिर यहाँ आ जाएगा -x3, ठीक है। तो x1 क्या होता है न्यू प्लस सिग्मा। न्यू कितना है 100, सिग्मा कितना है 2, तो ये x1 कितना हो जाएगा 102, ठीक है। फिर ये हो जाएगा न्यू प्लस 2 सिग्मा, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 104। फिर ये हो जाएगा x3, ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यू 100, ये हो जाएगा अपना 2
3 सिग्मा होता है ना, तो 3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 106, ठीक 106। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये x1 माइनस न्यू मतलब 98, ये हो जाएगा आपका x1 माइनस न्यू माइनस x1 क्या हो जाएगा न्यू माइनस सिग्मा सॉरी, तो 100 माइनस 2 मतलब 98। फिर माइनस x2 क्या हो जाएगा आपका न्यू माइनस 2 सिग्मा मतलब 100 माइनस 4 मतलब 96, ये हो गया 96। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 94, न्यू माइनस 3 सिग्मा करोगे तो आपका हो जाएगा 94, ठीक है। तो इतनी वैल्यूज़ अपनी निकल के आ गई, इतनी वैल्यूज़ अपनी निकल के आ गई। अपने से क्या पूछा है, अपने से पूछा है 98 से लेके 102 के बीच में बताओ कितना परसेंटेज रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा, 98 से 100 ओम्स के बीच में। तो क्या पूछा, 98 भी दिया है 102 भी अपने पास में है वैल्यू, तो अपने से पूछा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक ये वाला पूरा एरिया पूछा है अपने से। और अपने को पता है कि -x1 से x1 तक का एरिया कितना होता है दोस्त, कितना होता है दोस्त 68% होता है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो गया अपना 68% हो गया। यहाँ पे भी जो अपना आंसर हो गया वो कितना हो गया 68% आंसर हो गया, ठीक है 68% आंसर हो गया। ओके चलो अब थोड़ा ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, इसे भी आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई करो, ठीक है इसे भी आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई करो। चलो आई होप आपने कर लिया होगा, मैं बताता हूँ आपको। तो हमने क्या किया, एक ऐसे 9 खींच ली और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बता दिया, ठीक है खींच लिया आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व खींच लिया। फिर थोड़ा सा सीधा बना लें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, देखा है पहली बार। तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे कि सबसे पहले x0 की वैल्यू लिखेंगे। x0 होता है मीन के बराबर, मीन के दिया 140, तो x0 हो जाएगा अपना 140। फिर यहाँ हो जाएगा x1, यहाँ हो जाएगा x2, यहाँ हो जाएगा x3, यहाँ हो जाएगा अपना -x1, यहाँ हो जाएगा -x2 और यहाँ हो जाएगा -x3, ठीक है। तो x1 की वैल्यू निकालेंगे, x1 होता है न्यू प्लस सिग्मा, न्यू कितना है 140, सिग्मा कितना है 10, ये हो जाएगा 150। फिर हम x2 निकालेंगे, x2 न्यू हो जाएगा, x2 की वैल्यू क्या होती है न्यू प्लस 2 सिग्मा, न्यू हो जाएगा अपना 140 और ये हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 इंटू 10 मतलब 20, तो 140 प्लस 20 कितना हो गया 160, x2 हो गया। फिर ये हो जाएगा x3 निकालेंगे, तो न्यू प्लस 3 सिग्मा, तो ये हो जाएगा 140 प्लस 3 इंटू 10 मतलब 30, तो 170, तो x3 कितना हो गया 170। फिर हम -x1 निकालेंगे, -x1 हो जाता है न्यू माइनस सिग्मा, ये कितना है 140, 140 माइनस सिग्मा कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गया 130। फिर ये हो जाएगा अपना 120, ये हो जाएगा अपना 110, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ठीक है। तो अपने को पहला जो सवाल है वो है 140 से 150 के बीच में निकालना है, मतलब कि ये वाला एरिया निकालना है अपने को। यहाँ से अगर तुम करो और यहाँ से, तो अपने को निकालना है ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो अभी निकाल लेंगे। x1 से -x1 से x1 का एरिया कितना होता है 68%, तो x0 से x1 का एरिया कितना हो जाएगा 34%, यही चाहिए था, तो आंसर अपना हो गया। फर्स्ट का जो आंसर हो गया वो हो गया कितना 34%, ठीक है। सेकंड क्या पूछ रहा है अपने से, लेस देन 120, लेस देन 120 मतलब आपसे पूछ रहा है ये वाला एरिया, समझे ये वाला, यहाँ से पूरा इन्फिनिटी तक, मतलब -इन्फिनिटी से -x2 तक पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमें x0 से -x2 से x0 तक एरिया अपने को माइनस करना पड़ेगा 50 में से, तो अपना वो निकल आएगा। तो ये बताओ -x2 से x2 तक का एरिया कितना होता है 95%, तो -x2 से x0 तक का एरिया कितना हो जाएगा 47.5%। अब इसको आप 50 में से माइनस कर दो, 47.5 है यहाँ से, तो हमको 50 में से इसको माइनस कर देंगे तो अपना आंसर निकल आएगा। तो 50 में से आप 47.5 को जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 52 है ना, ये तो आएगा। 50 में से 47.5 को माइनस किया तो 2.5 आ गया अपना। तो आंसर जो हुआ वो कितना हो गया 2.5% हो गया, ठीक है 2.5% हो गया। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है, नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है दोस्त कि अपने को हाँ
अपने को 160 मोर देन 160 क्या होगा, मोर देन 160, तो मतलब अब की बार अपने को ये वाला एरिया निकालना है, यहाँ से x2 से इन्फिनिटी तक निकालना है। तो फिर वही करो कि x0 से x2 तक माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 47.5%। तो इतना भी, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका 2.5%। ठीक है, इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका भी 2.5% हो जाएगा। ठीक, 2.5% हो जाएगा। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ग्राफ बना के, फिर x1 और x2 की वैल्यू लिख लो, या आप z के तरीके से कर लो, जो आपको करना कर लो। ठीक है, z के क्वेश्चंस अपने को उसमें जब मैं मिक्सचर वाले क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें दिया हुआ है, तो मैं आपको उसमें आपको करके दिखाऊंगा कि z अगर अपने को सिर्फ दिया हो क्वेश्चन में तो अपन को तब कैसे करना है। ओके, तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, इसकी शीट दूंगा, उसको आप लोग लगा लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।